दादरा एवं नगर हवेली में प्रेमचंद्र मिश्रा को उत्तर भारतीयों का चेहरा माना जाता है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने यहाँ पर उत्तर भारतीयोयों के मान सम्मान, रोजी रोटी, रोजगार के लिए बरसों से संघर्ष किया है और इसके साथ साथ प्रेमचंद्र मिश्रा भारतीय रेलवे में एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं। इस बार लॉकडाउन पीरियड में जब तमाम परप्रांतीय मजदूर सड़कों पर आ गए थे, रोजी रोटी रोजगार की समस्या के साथ दो वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे, तो सबसे बड़ी चुनौती उनके जैसे लोगों के कंधों पर यह आई कि इन परप्रांतीय मजदूर श्रमिकों को कैसे उनके घर पहुंचाया जाए। और बहुत हद तक प्रशासन के मदद से, तमाम लोगों के सहयोग से इसमें कामयाबी भी मिली। आज हम इन्हीं पर सवाल करते हैं पीसी मिश्रा से। मिश्रा जी, लॉकडाउन हुए हमारे देश में 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इन 80 दिनों में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान उठाना पड़ा तो वे मजदूर श्रमिक हैं जो रोजी रोटी रोजगार पर निर्भर थे। सुबह जाते थे, शाम को कमा कर लाते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जब लॉकडाउन हुआ तो सड़क पर आ गए और उनके सामने कई चुनौतियां उत्पन्न होने लगी और उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे उन्हें सही सलामत उनके घरों पर पहुंचाया जाए। और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और भारतीय रेलवे ने बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के साथ अपनी भूमिका निभाई। क्या कहना है इस हालात पर? पांडे जी, हम लोग 99 में उत्तर भारतीय संघ बनाए थे और वैसे तो देखा जाए तो मैं बहुत पहले से मजदूरों से जुड़ा हुआ हूँ। और 99 में जब हमारा उत्तर भारतीय सेवा संघ बना, उसके बाद मैं मजदूरों के बहुत नज़दीक आ गया। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो मजदूरों की झोपड़ी तक गया हूँ। आपको याद होगा कि 2004 में यहाँ बाढ़ आई थी। मैं घुटने का कमर तक कीचड़ में भी जाके लोगों की मदद किया था, उनको खाने का पैकेट पहुंचाया था, राशन पहुंचाया था और इस तरह से समय समय पे काम हम मजदूरों का करते रहते हैं। मैं मजदूरों से इतना जुड़ा हूं कि उनकी दुख, उनके तकलीफ को देख के मुझे खुद भी तो दुख लगता है। अभी लॉकडाउन के टाइम में हमने देखा कि कंपनियां बंद हो गई, हमारे मजदूर भाई बेरोजगार हो गए। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमारे जो मजदूर भाई हैं छोटे छोटे रूम में, छोटे छोटे चालियों में रहते हैं। एक एक रूम में 10-10 लड़के रहते हैं, पतरे की चाल, गर्मी का दिन, और उसके बाद न भोजन न पानी की व्यवस्था। मुझे काफ़ी दुख हुआ। कहीं कहीं तो हमारे गरीब मजदूरों की मैं क्या उतावलपन से या गलती से या पुलिस की गलती से, किसी गलती का मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इनकी जो तकलीफ़ें असह्य थी वो बर्दाश्त नहीं कर सके और कहीं कहीं पुलिस से झड़प हो गई या कहीं खुद भी झड़प हो गई। वो भी मुझे दुख की बात लगी। लेकिन कभी जो दर्द होता है, आदमी का दर्द होता है, वो दर्द समझ में आता है। हम आप एक आरसीसी मकान में रह के गर्मी के दिन में एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। ये हमारे मजदूर भाई 10 बाई 10 के रूम में 10-10 लोग रहते थे। न खाने की सही व्यवस्था, न पीने के लिए सही पानी, और रोजी रोजगार था नहीं। तो दुख तो लगता ही था। हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हैं, तो हमारे मजदूर भाई भी ज़्यादा करके हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादा है। तो हमको ये लगा कि इनकी व्यवस्था जो यहाँ है, एक 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं और न खाने का ठिकाना और न रहने का ठिकाना, इनसे कहीं अच्छी व्यवस्था हम इनके घरों में है। जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर हैं, वहाँ अपने घर में शांति से रह सकते हैं और 2 वक्त का अगर खाना नहीं मिलेगा तो 1 वक्त का खाना भी खा के और ठंडा पानी पी के आराम से अपने घरों में या पेड़ के नीचे सो के अपना समय बिता सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से भी गुहार लगाया। हमारे जैसे रमन भाई जैसे मिनिस्टर हैं, कुछ हमारे सरपंच लोग हैं। अभी उसमें मैं नाम बताऊं तो जैसे हमारे राजू भाई वगैरह सरपंच हैं, काफ़ी लोग हैं जिससे हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई जो हमारे मजदूर भाई हैं उनकी तकलीफ़ें इस तरह की हैं, तो जितना भी हो सके आप इनकी मदद कीजिए और
इनके लिए हम लोग भी भारत सरकार से, रेलवे से अनुरोध करेंगे कि भाई इनके लिए कुछ ट्रेनों की व्यवस्था की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों तक पहुंच सके। प्रशासन और सरकार दोनों ने बहुत मदद किया, यहाँ तक कि हमारे सरपंच भाई लोग, हमारे दूसरे लोग, काफ़ी लोगों ने मदद किया और उनकी मदद से हमारे मजदूर भाई अपने गाँव में चले गए, अपने घरों में चले गए, जिससे यहाँ के झगड़े भी कम हो गए, यहाँ के तकलीफ़ें भी कम हो गई। लेकिन अभी उसके लिए हमारा रेलवे प्रशासन, यहाँ के लोकल प्रशासन और सारे लोगों ने साथ दिया, यहाँ तक कि सरपंच और पॉलिटिकल लोगों ने भी साथ दिया। इन सब लोगों के हम बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं, बहुत दिल से धन्यवाद। मिश्रा जी, एक बड़ा सवाल ये यहाँ पर आ गया कि मजदूर चले तो गए, लेकिन आपको पता है वापी, दमन, सिलवासा औद्योगिक इकाइयों का गढ़ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं और वो औद्योगिक इकाइयां जब तक मजदूर श्रमिक नहीं रहेंगे चल नहीं पाएंगी। ये एक बड़ी चुनौती सभी के समक्ष आ खड़ी हुई है कि अगर मजदूर वापस नहीं आएंगे तो वे कंपनियां कैसे चलेंगी। अक्सर औद्योगिक इकाइयों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मजदूरों को। ऐसे मजदूरों को फिर से कैसे लाने का प्रावधान आप सब मिलकर कर रहे हैं? आने जी, मैं बहुत पहले से ये कह रहा हूँ कि जब तक हमारे यूपी बिहार का पसीना नहीं गिरेगा वहाँ कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, किसी तरह की इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती, किसी तरह की खेती नहीं हो सकती। और हमारे जो लोगों का पसीना है, हमारे गरीब लोगों का, हमारे मजदूरों का पसीना है, ये बहुत गाढ़ा पसीना है और बहुत मेहनत का है, हार्ड वर्क के लिए जाने जाते हैं। हार्ड वर्क के लिए अब एक बड़ा सवाल यहाँ भी खड़ा हो गया। मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, या तमाम शहर, वहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिन गाड़ियों में, जिन ट्रेनों में, जिन ट्रकों में, जिन बसों में भूसे की तरह भर भर कर परप्रांतीय मजदूर जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से अपने गांव गए, वो मौज मस्ती में घूम रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन्हें कोरोना रत्ती भर भी छू नहीं रहा। इस अंतर को मैं समझ नहीं पा रहा। कल एक हमारे मित्र आलम मंसूरी ने भी यही सवाल हमसे किया। आप जैसे बुजुर्ग से मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर शहरों में ही कोरोना का संक्रमण क्यों है, गाँव में क्यों नहीं? शहरों में कोरोना का संक्रमण होने का खास कारण ये है कि यहाँ की झुग्गी झुपड़ियाँ, गंदगी, यूनिटी पावर जीरो, हाँ, मिलावटी सामान। अभी देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, कभी कभी मैं कोई दुकान पे जाता हूँ कोई सामान लेने के लिए, मैं सामने से देखता हूँ नए नए बच्चे हैं, सिगरेट पीते और धुआं छोड़ते चले, और बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो हमारा जो संस्कार है, हमारे पूर्वजों ने हमको जो दिया है, वो संस्कार में यही है कि शुद्ध खाना और शुद्ध रहना और शुद्ध जीवन जीना, शुद्ध जीवन जीना। मैं आपसे एक सवाल और जवाब लेना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ के बारे में। 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, और इस आबादी को उन्होंने देश के कोने कोने से, जो मजदूर श्रमिक थे, अपनी बसों से भर भर कर बुलाया, उन्हें खिलाया पिलाया, सही ट्रीटमेंट किया, और आज उत्तर प्रदेश इस भारत देश के सभी राज्यों में अव्वल प्रदेश है जहां पर कोरोना का संक्रमण लगभग जीरो के बराबर है। योगी आदित्यनाथ के बारे में संक्षिप्त में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? पांडे जी, देखिए, आपका जो लाइव 7 न्यूज़ चैनल है ये काफ़ी अच्छा है, और सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी ख्याति बढ़े और पूरे विश्व में छा जाए। अभी जैसा आपने योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा, तो योगी तो पहले ही आपने लगा दिया, आदित्यनाथ तो बाद में है। जो योगी है, योगी वो निरोगी हमेशा रहता है, वो जो योगी है वो निरोगी ही रहेगा, और अपने राज्य को भी निरोग में ही रखता है, निरोग में रहता है। और आज जो हमारे उत्तर प्रदेश का संस्कार बदला है, और इस योगी को कहीं न कहीं मार्गदर्शक महायोगी नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, काबिल तारीफ प्रधानमंत्री, जिनकी पूरी विश्व सराहना कर रहा है कोरोना की इस महामारी में। अभी तक जो आंकड़े हैं, 3 महीने में सिर्फ देश में 9,800 लोगों की मौत हुई है, जबकि इतनी मौत अमेरिका जैसे महाशक्ति देश में प्रतिदिन हुआ करती थी। कभी इटली, ईरान, अमेरिका, रूस तमाम त्रस्त हैं, लेकिन भारत कहीं न कहीं मस्त है। तो ये योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2 लोगों का साथ मिला है और भारत खुशहाल बना है, और ऐसे खुशहाल बनेगा। कोरोना का संक्रमण भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जैसा आया है वैसा चला जाएगा। हमारी शुभकामना है और भगवान से प्रार्थना है कि हमारा जो देश है, हमारा हिंदुस्तान है, भारत माता है,
ये सब सदा सुखी रहें, यहाँ के रहवासी हमेशा सुखी रहें। कोई भी हो यहाँ का जो भारत में है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब है भाई भाई, सब भाई भाई हैं। और है। सबसे मेरी प्रार्थना है कि हिंदुस्तान का कानून, भारत का कानून सर्वोपर है, इनके कानून को हमको मानना है। और जो भी हमारे मार्गदर्शक या प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका आदेश हमारे लिए जान बराबर है। जैसे हम लोग वेदों में लिखी हुई बात का स्मरण करते हैं, हमारे पूर्वजों के बात को परंपराएं जो परंपरा बना दिया, उनको हम वेद वाक्य मानते हैं। ऐसे ही मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि हमारे चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हो, सबका आदेश सबका आदेश पालना चाहिए, मानना चाहिए और उसकी इज्जत करना चाहिए। जब हम उसकी इज्जत करेंगे, जैसे हम वेद मंत्रों का इज्जत करते हैं, हमारे पूर्वजों की बातों का इज्जत करते हैं, वैसे हमारे ये कानून के रक्षकों का भी इज्जत करना चाहिए। तभी हम सुखी रहेंगे, तभी हम सुखी। हमारे तरफ से लाइव 7 न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद और विश्व में ख्याति प्राप्त करने के लिए शुभेच्छा है। शुक्रिया। तो यह है पीसी मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ बातचीत में कोरोना की इस महामारी पर अपने वाक्य रखे। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों के पसीने जब तक न गिरे तब तक वह धरती खुशहाल नहीं हो सकती। जिस तरह से लॉकडाउन पीरियड में तमाम मजदूर श्रमिक जो उत्तर भारत से ताल्लुक रखते हैं पलायन कर गए हैं, उससे तमाम औद्योगिक इकाइयां सूनी पड़ गई हैं। और एक बार फिर से उनके समक्ष ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है कि अगर वे मजदूर श्रमिक वापस दोबारा उन औद्योगिक इकाइयों में नहीं आते हैं तो कैसे वे औद्योगिक इकाइयां चलेगी। यह एक बड़ा सवाल पीसी मिश्रा ने हमारे चैनल के साथ कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जैसे हम वेद और पुराण को सराखों पर रखते हैं, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश का हमें पालन करना चाहिए, तभी हम खुशहाल